दोस्तों नमस्कार। मैं के सिंह। आप देख रहे हैं अपने चहेता न्यूज़ चैनल पीपुल बिल। आज झारखंड में और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग हुई और उत्तर प्रदेश में भी 9 विधानसभा रिक्त विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों के लिए वोटिंग कराई गई। उत्तर प्रदेश में यहाँ की सरकार ने और चुनाव आयोग ने वोटिंग के दिन बहुत ही मुस्तैद इंतजाम रखे जाने के दावे किए थे, लेकिन वे दावे आज धूल दूषित नजर आए। समाजवादी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि कई निर्वाचन क्षेत्रों में पुलिस का इस्तेमाल करके उनको वोट डालने वाले मतदाताओं को आतंकित किया गया। एक जगह पर तो एक इंस्पेक्टर ने मतदाताओं को आतंकित करने के लिए रिवाल्वर निकाल ली। एक जगह पर महिला मतदाताओं को एक पुलिस वाले ने बहुत ही गाली गलौज की और अन्य जगह पे किसी न किसी ढंग से जो है जो उनके समर्थक मतदाता हैं उनको मतदान केंद्र पर रोके जाने से, आतंकित करके रोकने से कोशिश हुई। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि अखिलेश यादव अपनी हार देखकर बौखला गए, इसलिए इस ढंग के आरोप लगा रहे। सीसा मऊ में, जो कानपुर में है, जो इरफान सोलंकी को 7 वर्ष की सज़ा हो जाने की वजह से जो सीट रिक्त हुई है, तो वहाँ को लेकर भारतीय जनता पार्टी का आरोप ये है कि जो बुर्का पहने जो औरतें वहाँ वोट देने जा रही थी, उनकी शक्ल से जब उनकी आईडी का मिलान किया गया तो आईडी पर जो फोटो था और वो उनकी शक्ल से मैच नहीं करता था। लेकिन अखिलेश यादव ने यह भी बताया है कि कानपुर के सीपी से उन्होंने बात की तो सीपी ने स्वीकार किया कि हाँ, पुलिस वाले जो है वो एक पार्टी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे थे कुछ पुलिस वाले। लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव से ये अनुरोध किया कि जिनके आप नाम ले रहे हैं वे पुलिस वाले बहुत जल्दी रिटायर होने वाले हैं, तो उनकी नौकरी आप क्यों खतरे में डालते हो, उन पर थोड़ा रहम करें। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन यह है कि अखिलेश यादव ने यह भी बताया कि सीपी ने गड़बड़ी करने के चुनाव में अपनी ड्यूटी में कोताही करने के वाले 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी कर दिया। इसकी आधिकारिक तो पुष्टि नहीं हुई है फिलहाल, जो भी हो, लेकिन हमने अपने सूत्रों से भी ये पता किया तो ये पता ये हुआ कि सत्तारूढ़ पार्टी ने, सरकार ने गड़बड़ी निश्चित रूप से कराई है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न उन्होंने अपना बना लिया था इन उपचुनावों में जीतने का। और ये कोई ये बात भी नहीं है कि पहली बार ही ऐसा हो रहा हो। ये तो हमने तो देखा है कि 1986 में जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव कराए गए थे और वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, तो एक उपचुनाव यहाँ हमीरपुर जिले की राठ विधानसभा क्षेत्र में भी हुआ। वहाँ हमने देखा कि तत्कालीन गृह मंत्री गोपीनाथ दीक्षित उस सीट के प्रभारी बनाए गए थे। उस समय चुनाव आयोग इतना सख्त नहीं हुआ करता था, तो हमने देखा कि गृह मंत्री के दबाव की वजह से कई जगह पुलिस वाले खुद कांग्रेस का वोट डलवा रहे थे। और साथ साथ में ये हुआ कि सुनियोजित ढंग से जो तत्कालीन सरकार के मंत्री कुछ थे, उन्होंने 86 जो पोलिंग सेंटर था वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग कर ली। और उस समय जो समाजवादी, उस समय लोकदल के नेता थे मुलायम सिंह, और उनके साथ में उनके और तमाम सारे दिग्गज सहयोगी थे, वो लोग भी राठ में निगरानी कर रहे थे, चुनाव की निगरानी के लिए उतरे हुए थे। जब उनको 81 में बूथ कैप्चर का 81 में वोट पड़ने के पहले ही, वोटिंग शुरू होने के पहले ही सारे वोट पड़ जाने की धांधली की खबर मिली, तो वो सारे के सारे लोग उनको 81 पहुँच गए। और 81 में उनको सुनियोजित ढंग से डीएम एसपी ने कहा कि अब ये माँ के देखते हैं और क्या गड़बड़ी हुई है, और ये कह के उनको शाम तक वहीं पे उनको उन्होंने एक तरह से ब्लॉक करके रखा। वो सारे के सारे वो झांसे में आ गए उनके, और वो शाम तक वहीं रुके रहे। तब तक अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग हो गई। वो जैसे खेड़ा सिलाजीत में बहुत बड़े अपराधी थे, जो खेड़ा सिलाजीत जो गांव था,
भरत खेड़ा, जिनको एक उसमें सजा भी हो गई थी हत्या के एक मामले में, उनको पैरोल पे छुड़वा के गोपीनाथ दीक्षित लाए थे। उन्होंने उनके गांव में उन्होंने खुद खड़े होकर 30 कारवां लिए हुए वो खुद मोर्चा संभाले थे मतदान केंद्र पर, और उनके आतंक की वजह से वहाँ सारे के सारे वोट कांग्रेस को पड़े। और इसी तरीके से तमाम सारे अन्य छुटवैया अपराधियों को छोड़ दिया गया था, जो अपने जो और उनको वहाँ पे तैनात कर दिया गया था जो जिन मतदान केंद्रों पर वो प्रभावी थे। तो जब विपक्ष के सारे नेता चिकासी में जमा बने रहे जब तक, और तब तक वो अन्य पूरे निर्वाचन क्षेत्र, पूरे राज्य निर्वाचन क्षेत्र में, और कांग्रेस ने धांधली करके अपने वोट डलवा लिए। और उसके बाद में ये हुआ कि शाम को डीएमएसपी वहाँ पहुँचे और उन्होंने नाटक किया डीएमएसपी ने कि जैसे वो देख रहे होंगे, और ये कहा कि नहीं, आपके आरोपों में वास्तविकता है, प्रारंभिक जांच से पता चलता है। और इसी के साथ में डीएम ने घोषणा कर दी कि चिकासी का जो पोल है वो निरस्त किया जाता है और चिकासी में रीपोल होगा। तो अकेले एक निर्वाचन क्षेत्र में रीपोल होने से कुछ बनता बिगड़ता नहीं था, तो उसका रीपोल बाद में हुआ। और कुल मिला के कांग्रेस ने अपनी सीट इस धांधली से जितवा ली, वरना बहुजन समाज पार्टी का खाता 1986 के उसी उपचुनाव में, राठ उपचुनाव में ही खुल जाता, लेकिन वो इस वजह से नहीं खुल पाया कि वहाँ पे पूरी तरीके से कांग्रेस ने धांधली कराई थी। समाजवादी पार्टी तो जो उसको इतनी ज़्यादा सीटें मिली थी, जब मुलायम सिंह की मुख्यमंत्री रहते हुए लोकसभा की जो इतनी ज़्यादा सीटें मिली थी, वो सीटों के पीछे कोई जन समर्थन नहीं था। खुद मुलायम सिंह ने जब मैनपुरी से संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा, उपचुनाव एक लड़ा, तो वहाँ पे उस समय कांग्रेस उनसे नाराज़ थी। तो कांग्रेस ने गोपाल स्वामी को, जो दक्षिण भारतीय ब्राह्मण थे, और दक्षिण भारतीय जो ब्राह्मण IAS होते, वो वहाँ की जो स्थितियाँ हैं उनकी वजह से जो पिछड़ा नेतृत्व उससे बहुत चिढ़े रहते। तो गोपाल स्वामी ने वो उस समय पे जो मैनपुरी का उपचुनाव हो रहा था, बहुत कड़ाई बरत रखी थी, पर्यवेक्षकों को निर्देश दिए रखे थे, बड़े वैसे पर्यवेक्षक भेजे गए थे जो बड़े बेबाक हों, जो मुलायम सिंह के दबाव में ना आए। दूसरी बात, मुलायम सिंह जीत का अंतर्राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाने की फिराक में थे। तो उस समय पर्यवेक्षकों ने रिपोर्ट दी कि किस ढंग से उपचुनाव हो रहा है, लोगों के जो मतदाता हैं वो मतदाताओं को एक किनारे ठेल कर और उनकी ID लेके, और समाजवादी पार्टी के लोग हर जगह वोट डाले दे रहे। और फिर ये हुआ कि मुलायम सिंह उससे चिढ़ गए, तो उन्होंने कहा कि मैं तो चुनाव आयोग की पोल खोल दूंगा। चुनाव आयोग के जो पर्यवेक्षक हैं, जो हमारे खिलाफ रिपोर्ट भेज रहे हैं, वो हमारे पास में उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, हमारे पास में उनके टेप हैं, जिसमें वो जो है जो हमारे ज़िले के अधिकारियों से जो है शराब मांगते हैं, मीट मुर्गा मांगते हैं, और लड़कियां तक मांगते हैं। और इसमें शायद कुछ सच्चाई भी रही होगी, इसलिए चुनाव आयोग आखिरकार मुलायम सिंह के दबाव में आ गया, और मुलायम सिंह ने भारी अंतर से वो चुनाव जीता और एक रिकॉर्ड कायम किया। लेकिन उस रिकॉर्ड को कोई विश्वसनीय नहीं मानता। आज उस रिकॉर्ड की कोई चर्चा नहीं होती, क्योंकि चुनाव में सब जानते थे कि वो इतने ज़्यादा मत मुलायम सिंह ने कैसे हासिल किए। तो इसलिए मैं ये नहीं कि मैं कोई भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने के लिए या भारतीय जनता पार्टी को आरोपित करने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ। मैं बात ये कह रहा हूँ कि मुलायम सिंह में, कांग्रेस में और योगी आदित्यनाथ में अंतर है। इन लोगों से योगी आदित्यनाथ की तुलना नहीं की जा सकती। योगी आदित्यनाथ एक संत हैं, एक मठ के महंत हैं, तो उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो नैतिकता के मामले में बेपटरी नहीं होंगे। लेकिन अगर वो भी जो खांटी राजनीतिक हैं, जो गाग राजनीतिक हैं, उन्हीं की तरह तीन तिकड़म करके और हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके, पुलिस का इस्तेमाल करके और चुनाव जीतने की कोशिश करते दिखाई देते हैं, तो ये बहुत ही शोचनीय है। और ये बड़ी ही जो है उन लोगों को जो नैतिकतावादी हैं, उन लोगों को ये बहुत दुखद लगा है। क्योंकि और फिर दूसरी बात ये कि योगी आदित्यनाथ के समर्थकों ने तो ये प्रचारित कर रखा है कि
योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था को और साफ सुथरे कानून व्यवस्था को के मामले में जिस ढंग से उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो एक उसको उत्तर प्रदेश को एक मॉडल बनाया है कानून व्यवस्था स्थापित करने के मामले में, इस वजह से उनकी तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग होने लगी। फ्रांस में उपद्रव हुए तो ये कहा गया उस पर, पता नहीं उसमें बाद में पता चला कि नहीं वो तो झूठा ट्वीट था, लेकिन एक ट्वीट आ गया कि वहाँ फ्रांस में योगी आदित्यनाथ को बुलाने की मांग हो रही। सब प्रचारित किया जा रहा है कि देश का कोई भी राज्य हो वहाँ पे जो है बुलडोजर बाबा के रूप में योगी आदित्यनाथ की बड़ी ख्याति है और वो जो पहुँचते तो मतदाता उस पर न्यौछावर हो जाते हैं। लेकिन वो जहाँ जहाँ चुनाव प्रचार में गए हैं वहाँ की जो स्टैक रेट है वो इससे मेल नहीं खाता। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर उत्तर प्रदेश में भी वो चुनाव जीतने के लिए, उपचुनाव जीतने के लिए वो अगर ये सरकारी मशीनरी का सहारा लेने की ज़रूरत समझती है, तो फिर इसका मतलब तो अपने गृह राज्य तक में लोकप्रिय नहीं तो उनकी लोकप्रियता पे भी इन हथकंडों की वजह से प्रश्न चिन्ह लगता है। तो ये बात ज़रूर है कि केवल इतनी इसमें सच्चाई है कि एक देश भर में का जो एक कट्टरवादी वोटरों का एक जो वर्ग है वो वर्ग योगी आदित्यनाथ की मांग करता है। वो उन्होंने एक वर्ग हर राज्य में एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया जो योगी आदित्यनाथ के जो कानून व्यवस्था को ठीक करने का, खास तौर से अल्पसंख्यकों की अकल ठिकाने रखने के मामले में जो उनका कौशल है, जो तथाकथित उनका साहस है योगी का, उस पर वो न्यौछावर है। लेकिन उस वर्ग के बाद में वो वर्ग इतना नहीं है कि वो बहुमत का आंकड़ा पार कर रहा हो। उनका एक अपना एक निजी पॉकेट है उनका वोटरों के बीच में हर राज्य में, लेकिन वो ये है कि उसके बाद में उनके ये चर्चा नहीं होती कि जितना उनका एक जहाँ जो उनकी एक पॉकेट तैयार इस बात का हो गया हर राज्य में जो उनका बड़ा समर्थक है, तो एक पॉकेट इस बात का भी तैयार हो गया जो बहुत ही योगी आदित्यनाथ की शासन शैली को कतई पसंद नहीं करता। उनकी तानाशाही, उनके फासिस्ट जो तौर तरीके हैं और जो कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए उनके नाम पे वो खुद ही उन्होंने अपनी सरकार को अदालत बना रखा, इसको पसंद नहीं करता। तो वो भी उसकी चर्चा नहीं होती। वो भी उनके साथ साथ में एक नकारात्मक, वो जहाँ जहाँ प्रचार करने जाते तो वहाँ पे अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने दूसरे राज्य में जाते तो उनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा वोट मिलते, लेकिन उनके कारण बहुत सारे लोग वोट भी नहीं देते। वो केवल योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति की वजह से खिलाफ में भी हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की। वैसे हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ के जो केवल जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ विषवमन करते हैं और उनका जो बिना अदालत की परमिशन के उनका एनकाउंटर कराना हो, बुलडोजर चलवा देना हो आरोपित व्यक्तियों के क्रम में, इसको कतई पसंद नहीं करता। और इसको जो है वो दूरगामी दृष्टिकोण से इसको वो लोग बहुत खतरनाक भी मानते हैं। तो ऐसे तो वो भी एक जमात है हर राज्य में जो योगी की उपस्थिति से भारतीय जनता पार्टी की मुखालिफ हो जाती है और वो उनका वोट जो है योगी आदित्यनाथ की वजह से भारतीय जनता पार्टी से बिदक कर और विरोधी दलों में चला जाता है। तो ये भी एक बात है। तो एक दोनों एक तरह की बात है। लेकिन सरकार में आप कितने दिन बने रहे, सत्ता आपकी कैसी, सरकार आपने कितने, इसका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य इस बात का है कि एक महंत ने, एक संत ने सत्ता चलाई। तो मैं पहले की अपनी वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ कि एक तो हिंदू जो पूरी के पूरा हिंदू वाङ्मय है उसमें कोई उदाहरण ऐसा नहीं है जब जो है कोई जो सन्यासी है वो राजा बना। राजाओं के सन्यासी बनाने का तो उदाहरण है, क्योंकि सन्यासी सुपरलेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री और उससे नीचे डिग्री में वो क्यों आएगा, राजा बनने क्यों आएगा, राजा बनने की वो लालसा क्यों दिखाएगा। इसका तो मतलब ये हुआ कि इस लोलुपता को दिखाने का राज्य सत्ता का लोलुपता, सन्यासी के लिए राज सत्ता की लोलुपता दिखाने का मतलब है कि वो पतित सन्यासी है। तो एक तो योगी आदित्यनाथ ने ये किया, लेकिन फिर भी एक वो इस धारणा को बदल सकते थे अगर उन्होंने उस
जो एक योगी के अंदर जो बोझ दिखाया होता है, एक योगी, एक संत, एक जो है एक धार्मिक गुरु, उस उसके जो एक अनुरूप उन्होंने कार्यपद्धति दिखाई होती, तो वो धारणा को बदल भी सकते थे। और हो सकता है कि लोग ये कहने लगते कि नहीं, सन्यासी अधिक सन्यासी के हाथ में राज्य सत्ता ज़्यादा भली है, क्योंकि वो नैतिक मूल्यों के प्रति, वो मूल्यों की राजनीति करते, वो धर्म की, वो जो है धर्मच्युत नहीं हो सकते धर्म की। वरना तो राजाओं के लिए तो जब पौराणिक काल में तो राजाओं के लिए तो वो जो है उन पे एक धार्मिक अंकुश लगाने के लिए वो ब्राह्मण होते थे, और वो ब्राह्मणों को इसीलिए किसी भी दंड से मुक्ति दी गई थी कि ब्राह्मण निर्भीकता के साथ में जो है बता सके कि राजा जहाँ से भी वो धर्म से जो है धर्म से बेपटरी हो रहा हो, राजा जहाँ से भी वो कोई मनमानी कर रहा हो, तो पूरी निर्भीकता के साथ कह सके कि नहीं, आपका आचरण धर्म के विरुद्ध है, इसलिए आपको जो है इस पर राजदंड धारण करने का अधिकार नहीं है, वो कह सकता था। और उसको ये व्यवस्था देने की वजह से उसे राज्य सत्ता का कोप नहीं झेलना पड़े। राजा उसके खिलाफ षड्यंत्र करके उसके खिलाफ ये किसी महिला को खड़ा कर दे कि इन्होंने मेरे साथ में बलात्कार किया, या उस पर चोरी का अभियोग लगा दे, तो उसको ये मुक्ति दे दी गई थी कि नहीं, उसके खिलाफ कोई अभियोग लगाया ही नहीं जा सकता, उसको कोई दंड दिया ही नहीं जा सकता। और ब्राह्मण अपने आप में वो प्रलोभन का भी शिकार नहीं होता था, क्योंकि ब्राह्मणों के ऊपर ये भी वर्जना लगाई गई थी कि वो जो है वो धन का संचय नहीं करेंगे, वो बल्कि जो है वो भी वो जो एक टाइम का भोजन करेंगे, और वो उस भोजन के लिए भी वो भोजन की व्यवस्था को अन्न भी संचित नहीं रखेंगे। उनको जो है किसी राज परिवार के किसी व्यक्ति के यहाँ किसी घर में जाके भोजन की व्यवस्था के लिए उनको जो है भिक्षा मांगनी होगी, तो वो एक तरह से उनको उसकी लोलुपता भी नहीं थी धन की। और किसी राजा के विरुद्ध, राजा के गैर धर्माचरण के विरुद्ध बोलने पर उन्हें किसी तरह से राज सत्ता के कोप का शिकार होने की भी संभावना नहीं थी। तो उस समय तो ये था, तो बहुत अच्छा होता अगर इसी तरह का एक जो है धार्मिक हस्ती होने के नाते वो जो है धर्म की पताका को अपने शासन संचालन में सब ऊंची फहराए रखते हुए वो काम करते योगी आदित्यनाथ। लेकिन जो आज उपचुनाव हुए हैं, इस उपचुनाव में एक बार फिर, वैसे तो उनका कई बार उन्होंने उनकी इस क्षमता पर प्रश्न लगाया है कि वो धर्मानुकूल आचरण पर डटे रह सकते हैं। इस पर कई बार वो सत्ता के लिए धर्मानुकूल आचरण है, वो उसको उनके बारे में ये धारणा बन गई कि उसको वो परे फेंक देते हैं, वो एक किनारे कर देते हैं। लेकिन ये था कि ये वो रख सकते हो, ये वो प्रतिष्ठा एक बनाए नहीं जा सके, तो ये उनका जो है एक बहुत बड़ा एक नकारात्मक बिंदु है। बहरहाल मीडिया से, जो मुख्य धारा की मीडिया है, उससे तो बहुत अपेक्षा नहीं है कि वो जो चुनाव में अगर गड़बड़ियाँ, अगर इन उपचुनावों में उत्तर प्रदेश में गड़बड़ियाँ हुई भी होंगी, तो उन गड़बड़ियों के बारे में वो कोई जानकारी दे पाएगी। लेकिन जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से जानकारियाँ आ रही हैं, और अभी और जानकारियाँ आएंगी तो स्पष्ट हो सकेगा। साथ ही जो जनचर्चाओं के माध्यम से भी उन निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से की जाने वाली चर्चाओं के माध्यम से भी ये बात सामने आएगी। लेकिन कुल मिला के ये बिल्कुल कतई उचित नहीं है योगी आदित्यनाथ जैसे हस्ती के मुख्यमंत्री पद पर होते हुए भी कि उनके राज्य में चुनाव में गड़बड़ी हो। ये बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही दुखद है अगर गड़बड़ी हुई है। बहरहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो समाप्त करने के पहले हम जो है हमेशा की तरह अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर उनको यह वीडियो पसंद आया हो तो वो जो है इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। साथ ही जिन दर्शकों ने आज पहली बार हमारी चैनल को देखा है और उन्हें हमारा चैनल पसंद आया और उन्हें लगा कि
ये विचारोत्तेजक है और इस चैनल की वजह से इस चैनल से मतलब उनको जो है वैचारिक खुराक मिलती है। इस कारण से वो अगर हमारा हर वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले तो उनको जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और न केवल खुद सब्सक्राइब कर लेना चाहिए बल्कि हमारा सहयोग करते हुए हमारे ऊपर मेहरबानी करते हुए वो अपने जो परिजन हैं वो अपने संबंधियों को और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रेरित करें कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो घंटी की आकृति का बटन है वो दबा दें, जिसके पे बेल आइकॉन कहते हैं, क्योंकि उससे जो भी नया वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करेगा। साथ ही आप लोग भी हमारे वीडियो को ज़्यादा लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। और साथ ही अंत में निवेदन ये भी है कि आज के वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।